अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आला अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने आज ही समाप्त की है और अहम समाप्त की है। मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं, जो आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत के सामने पढ़कर सुनाई और इस मामले पर जजेस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और आज समाअत के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले पर फुल कोर्ट ना बनने के हवाले से वजाहत की और कहा कि समाअत के आगाज़ से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत का फैसला किया था कि जो जजेस इस्लामाबाद में दस्तियाब हैं सबको बुला लिया जाए। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया गया और जस्टिस याया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस याया आफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर जज का नुक्ता नज़र अहम है। जस्टिस याया आफरीदी की समाअत से मुआवरत को आसान मामला ना समझा जाए। मैंने निशानदही की थी कि शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट हो, मगर 2 जजेस की दस्तियाबी नहीं है, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा सकी। दीगर दस्तियाब जजेस बेंच में शामिल कर लिए क्योंकि समाअत मुलतवी हुई तो मसला होगा, पहले ही मुल्क में तकसीम है। 6 जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई तजावीज़ के मुताबिक उन एजेंसीज और अफराद की शनाख्त की जाए जो जजेस और उनके अहले खाना की फ़ोन टैपिंग और ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलविस हैं और फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और अगर हाई कोर्ट या जिला अदालत के एक जज से एजेंसी हो या एग्जीक्यूटिव का कोई शख्स राब्ता करे, उसके काम में मुदाखलत डाले या उसे ब्लैकमेल करे, तो मुतालिका जज ना सिर्फ उस शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है बल्कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और खुद शिकायत कुरुंदा जज की जिम्मेदारी है कि वो खुद फौरी तौर पर सीसीटीवी फुटेज, कैमरा रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग या कोई भी दूसरे शवाहिद इकट्ठा करने की कोशिश करेगा अगर एग्जीक्यूटिव या एजेंसीज की तरफ से अदालती काम में मुदाखलत की जाती है। और सबसे ज़्यादा मुदाखलत के इम्कानात इंसिदादी दहशतगर्दी की अदालतों, एहतसाब अदालतों और एंटी करप्शन अदालतों में होते हैं, जहां हसास मुकदमात के फैसले होते हैं। इसलिए हाई कोर्ट्स को यह अख्तियार दिया जाए कि वो बराह रास्त इन अदालतों के जजेस की ट्रांसफ़र कर सकें और उसके लिए वफाकी या सूबाई हुकूमतों की मंजूरी या मुदाखलत को कानून में तरमीम करके ख़त्म किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ के मुताबिक अगर एक हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की तरफ से इन मामलात की शिकायत की जाएगी तो इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि शिकायत करने वाले जज को विक्टिमाइज नहीं किया जाए, जैसा कि माजी के कुछ वाक़यात में देखा गया है। तजावीज़ के मुताबिक मीटिंग में मौजूद जजेस की बड़ी अक्सरियत ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि एजेंसियों और एग्जीक्यूटिव की तरफ से अदालती मामलात में मुदाखलत एक खुला राज बन गया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले इस मुदाखलत को रोकने में बेअसर साबित हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को की जाती है कि वो मौजूदा सुमोटो केस में एक जामे तरीक़ाकार वाज़े करेगी। ये उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आज़ाद अदलिया के काम को यकीनी बनाएगा। ये भी उम्मीद की जाती है कि मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला एक ऐसा लाएअमल तय करेगा कि जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से एग्जीक्यूटिव या एजेंसियों की मुदाखलत की शिकायत का सद्देबात किया जा सके अगर मुतालिका अदालत इस मामले को हल ना करे। मुत्तफ़िका तौर पर इस बात की तजवीज़ दी जाती है कि आला अदलिया और ज़िला अदालतों के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जाए और जजेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के अरकान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। हर जुडिशल अफसर के लिए इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि अगर उसके अदालती काम में कोई भी मुदाखलत हो तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करें। इस मामले के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्तकिल सेल बनाया जाए जो इन शिकायत को प्रोसेस करे और कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुतल्लिका जज इन मामलात में खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई या फिर कानूनी चाराजोई नहीं करता तो वो इस सूरत में वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मुतल्लिका चीफ जस्टिस या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फराहम करेगा और हाई कोर्ट के जज से रिपोर्ट वसूल होने के बाद चीफ जस्टिस कम अज कम 5 रुकनी बेंच तश्कील देंगे जो इस केस की समाअत करके फैसला करेगा। जबकि अगर ऐसा मामला जब कोई हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करेगा तो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ज़रूरी समझें तो इस मामले पर एक्शन ले सकते हैं, बशर्ते कि इस मामले पर पहले ही मुतल्लिका जज या मुतल्लिका हाई कोर्ट ने एक्शन ना लिया हो। जबकि डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से शिकायत मौसूल होने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानून के मुताबिक एक्शन लेगा और साथ ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी वाक़े की तफसीलात से आगाह करेगा और स्पेशल कोर्ट्स के जजेस की तरफ से शिकायत की सूरत में यही लाएअमल अपनाया जाएगा।
रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से लिखे गए खत में पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ आज अदालत के सामने रखी गई हैं और वो तजावीज़ हम आपके सामने रखते हैं। इन तजावीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पेश नज़र चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई और तमाम जजेस ने इस मामले पर बातचीत की है और ये राय दी है कि हाई कोर्ट के इंतजामी और एग्जीक्यूटिव काम को जजेस की एक कमेटी कंट्रोल करती है जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के तौर पर जाना जाता है। हमने ये बात भी नोटिस की है कि मुख्तलिफ औकात में हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिनका ताल्लुक कमेटी के अराकीन के काम की तकसीम से मुताल्लिक रहा है, मगर अब तक फील्ड में ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मौजूद नहीं जो जज के अदालती काम में रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच की गैर कानूनी मुदाखलत पर हिफाजती रद्द अमल का मैकेनिज्म फराहम करता हो। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास यह मैंडेट है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पैरवी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का इजरा करे और इस हवाले से आखिरी इजरा 2 सितंबर 2009 को किया गया जिसमें 4 मार्च 2024 को तरमीम की गई। इस कोड ऑफ कंडक्ट में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के किरदार से मुताल्लिक ये बात मौजूद ही नहीं है कि अदालती काम में मुदाखलत से मुताल्लिक वो हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत या खदशात के मामले पर आसानी पैदा करने को यकीनी बनाए। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक सियासत, पार्लियामेंट और अदालती काम में एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ से मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है और फुल कोर्ट में मौजूद शरीक कुछ जजेस ने अपने अपने ट्रॉमा को भी शेयर किया है जिससे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत की वजह से गुजरे हैं और वो भी तब जब बेंच के सामने सियासी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए। उन्होंने ये शिकायत भी की है कि सियासी केसेस में फेवर मांगने से मुतालिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बराह रास्त उनसे रुजू किया, मगर जब इन मामलात का गैर जानिबदारी से फैसला किया गया तो उन जजिस को पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासिर की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गईं। इस मामले को सीडीडी के सामने भी रखा गया मगर कोई पेशरफ नहीं हुई। इसी तरह इस मामले को आला सतह के तमाम मुतल्लिका लोगों के नोटिस में भी लाया गया। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक फैजाबाद धरना केस में इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार से मुताल्लिक जो हिदायत दी गई थी, अगर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच उनकी पैरवी करते और सियासत, अदालत और मीडिया के काम में इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए रोका जाता तो मौजूदा माहौल पैदा ही ना होता। इसलिए आला अदलिया के जज की हिरासानी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए हम इन इकदामात की तजवीज़ देते हैं कि फैजाबाद धरना केस में दी गई हिदायत पर मिनो अमल किया जाए और वफाकी हुकूमत को कहा जाए कि वो ऐसे वाज़ेह कानून बनाए जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का मैंडेट बताया जाए, खासतौर पर उन कवानीन में इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से अदालती काम में मुदाखलत को काबिल सज़ा जुर्म बनाया जाए। इसी तरह हाई कोर्ट ऐसे जामे कानून बनाए, रूल्स बनाए जिसमें यह वाज़ेह किया जाए कि हाई कोर्ट या मातहत अदलिया के किसी जज को अगर धमकी मिलती है या रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच या गैर रियासती एक्टर्स की तरफ से मुदाखलत की जाती है तो वो जज फौरी तौर पर अपने चीफ जस्टिस को तहरीरी शिकायत दर्ज कराए जिसकी एक कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और एक कॉपी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के तमाम अराकीन और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजी जाए और इन शिकायत से मुताल्लिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के किरदार को रूल्स के जरिए रेगुलेट किया जाए जिसमें यह मैकेनिज्म भी फराहम किया जाए कि वो तमाम ज़रूरी इकदामात क्या होंगे जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर धमकियों से निपटा जाएगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अदम ताउन की वजह से जज को मिलने वाली धमकियां जारी रहती हैं तो फिर एक लार्जर बेंच बनाकर यह मामला अदालती साइड पर भेजा जाए ताकि मुलव्विस हुक्काम के हवाले से तौहीन अदालत समेत मुनासिब कार्रवाई की जाए और ये मैकेनिज्म फौरी और नतीजा खेज होना चाहिए। खत के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो शिकायत मिलने के बाद कम से कम वक्त में कमेटी की मीटिंग बुलाएं और इसमें 3 दिन से ज़्यादा इल्तवा नहीं होना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मुद्दत में मीटिंग बुलाने में नाकाम होते हैं तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का कोई भी रुकन पाबंद होगा कि वो फौरी तौर पर इस शिकायत को कमेटी के सामने रखें और वो भी शिकायत मिलने के 7 दिन के अंदर। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की अक्सरियत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस मामले पर मजीद कार्रवाई की ज़रूरत है तो कमेटी इस मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की पाबंद होगी। पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की भी तजवीज़ दी गई है और कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 4 में 2 जुमलों का इजाफा किया जाए जिसमें पहला जुमला यह हो कि अगर हाई कोर्ट के जज को धमकी मिलती है, उसे डराया जाता है, उसे तरगीब दी जाती है या रियासती और गैर रियासती एक्टर्स की तरफ से मुदाखलत की जाती है तो वो जज फौरी तौर पर एक तहरीरी शिकायत अपने चीफ जस्टिस को दर्ज कराए और अगर वो जज खुद चीफ जस्टिस हैं या इंतजामी कमेटी के रुकन हैं तो वह ऐसी शिकायत मिलने पर इस मामले को हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उठाए जो ऐसी शिकायत को डील करने का तरीक़ाकार बताती हो। सिंध हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा है कि जजेस के मुताबिक कुछ इनफरादी तौहीन अदालत के केसेस के अलावा आज तक
ऐसे अनासिर के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हुई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ गलीज मुहिम चलाते हैं, बराह रास्त या बिलवास्ता जजेस को अप्रोच करते हैं, उनके ऑफिशियल काम में मुदाखलत करके दबाव और असर सूख इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी झूठी मालूमात फैलाते हैं या फिर अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं, और ऐसा ही सलूक उन एग्जीक्यूटिव इदारों बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी होना चाहिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी अपनी तजावीज़ में कहा है कि हाई कोर्ट के अदालती मामलात में किसी भी जानिब से की गई मुदाखलत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत को हाई कोर्ट की सतह पर ही इंतजामी एक्शन या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई के जरिए हल किया जाना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी कंट्रोल में नहीं आते, इसलिए ऐसे मामलात को हाई कोर्ट को अपनी सतह पर ही हल कर लेना चाहिए। इससे अवाम में यह गलत तासुर गया कि हाई कोर्ट का जज न सिर्फ कमज़ोर होता है बल्कि बेयारो मददगार होता है। ये स्लोगन कि मिस्टर जस्टिस को जस्टिस चाहिए एक सितम ज़रीफ़ी है, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, इसलिए अदालत में गैर कानूनी मुदाखलत का मामला हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नाइंसाफ़ी, हर जगह नाइंसाफ़ी है। इस मरहले पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से सवाल किया कि क्या लोगों का एतमाद इस इदारे पर है कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, वेरी ऑनेस्टली कैन यू आंसर, लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस है इस इदारे में कि उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं? The kind of executive ने जो कुछ किया है is known to everyone and it's happening right. You see, the Supreme Court is responsible. इसको हम खत्म कर लेना, पढ़ तो लेना, ये पूरा पढ़ लेना। Whether there has to be institutional response to illegal interference in the judicial work of any judge and what should be the mechanism, this question ultimately has to be addressed by the Honorable Supreme Court. But for ensuring the independence of the judiciary, judges must not be left vulnerable to the likes and dislikes of certain state agencies. Now here is the important part, my lord, where they've said everything and yet they haven't said it. Of the judge of High Court can also be expressed through couplet of Akbar al-Abadi. हम आफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये बाबर सत्तार साहब के साथ यही हो रहा है। इस हवाले से सबसे अहम शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, जिसके 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए खत लिखकर तजावीज़ देते हुए कहा है कि फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस और जजेस ने यह तजवीज़ दी है कि अदलिया की आज़ादी एक आईनी ज़रूरत है जिसको रियासत की हर ब्रांच को यकीनी बनाना है। हालिया वाक़यात के पेश नज़र इस अज़म का इज़हार किया गया था कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसमें ज़िला अदालत के अराकीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत से मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या मुतल्लिका ज़िला जज या इंस्पेक्शन जज शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं, या इंतज़ामी कमेटी की तरफ से उस पर गौर करने के लिए उसे तहरीरी शक्ल में भेज सकते हैं और इस पर मुनासिब कार्रवाई इंतज़ामी कमेटी के फैसले के मुताबिक की जाएगी। और ऐसी कोई भी शिकायत वाक़े के 7 दिन के अंदर अंदर दर्ज कराई जाएगी, और अगर मुदाखलत किसी ऐसे शख्स की तरफ से की गई है जो सरकारी मुलाजिम ना हो तो उस पर फैसला इंतज़ामी कमेटी करेगी और मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। मगर जहां मुदाखलत किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से की जाती है तो फिर इंतज़ामी कमेटी या तो उस इदारे के सरबराह को शिकायत दर्ज कराएगी जहां पर वो मुलाजिम काम करता है, या फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 204 की शिक 3 के तहत ऐसे रूल्स बनाए ताकि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके और अदालती काम में मुदाखलत करने, अदलिया के अराकीन को बदनाम करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। और हर अदालती अफसर के लिए लाजमी होगा कि वह अदालती काम में मुदाखलत की इतला 7 दिन के अंदर ज़िला जज या इंस्पेक्शन जज के जरिए हाई कोर्ट को दे, और इस सिलसिले में नाकामी मिसकंडक्ट के मुतरादिफ हो सकती है। इसके अलावा अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक जजेस ने अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि जब से हमने नोटिस लिया है हमारे बेंच के 2 मेंबर्स को टारगेट किया गया है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हुआ है यही है जो होता है और जिसका खौफ होता है। This is not only interference. You see, since we have taken this notice, especially 2 of our learned members of the bench have been targeted. This is not interference. This is a threat to the 2 judges. मैं उसी को ही रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आप देखिए, शेमफुल है, देखिए एक डिस्गस्टिंग है, सुन ले अनएक्सेप्टेबल है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, बात कंप्लीट कर लो। अनएक्सेप्टेबल और जी साहब जरा सुन ले, बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, और तो छोड़े, हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दे कि उन्होंने एक शिकायत की है
शिकायत जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर इसी तरह होना हम 10 जजमेंट और देते हैं। Do you think district judiciary can ever write this letter to the Chief Justice of their High Court? Can they ever write this letter? This is because of this case that they have mustered courage to come up with this letter and written to their Chief Justice. The fear is of the state. The state is to protect independence of judiciary. There has been a partnership between the judiciary and establishment for the past 76 years. That culture continues. If there was any interference in my work and if I could not withstand the pressure, I would go home. हमारा कल्चर ऐसा है कि लोग कोशिश करते हैं इंटरफेरेंस की, कहाँ कामयाब होते हैं कहाँ नहीं होते, डिपेंड्स अपॉन द जज. This is telling us that there is something happening somewhere. So it doesn't mean that it's happened to me personally, but it's happening to the system, in that system that you want to fix. My opinion is that those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. इतना आप में कैरेक्टर हो कि आप फेस करें. With great respect, the pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. And not make complaints. And it's not just, you see, again I will emphasize, the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, जो जस्टिस बाबर के साथ सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. ये क्या उनका ये And that is उनका the कसूर fear. था? ये उनका कसूर था कि इन्होंने शिकायत की? एजी साहब, क्या उन 6 जजेस का ये कसूर था कि इन्होंने शिकायत की? शिकायत करने वाले के साथ ये हो रहा है, और अगर हम स्टैंड लेंगे तो उनके साथ क्या होगा? सोचें जरा. And the high courts are confirming that is the culture of this institution. My lord, all the more reason कि आपका एक जो institutional response आ रहा है. इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज़ है कि सच बोलेंगे. ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं. बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर इस मामले को तय ना किया तो हम बहुत कुछ खो देंगे. हम किस तरह की रियासत चला रहे हैं, अब जब ये केस लग गया है तो इस मसले को हल करें. In order asked for, let's read those, then we can discuss the matter further. आप कौन सा पढ़ रहे थे अभी आप? Can I just make one comment before we read the thing? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि if we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा. Is this is a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है. What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this, that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? So do we read आप पढ़े ना 1984 George Orwell का, the big brother is watching? What is going on? I mean, let's sort these issues out. Everyone has become very fearful. Can I, on a lighter note, I was talking on the phone, this was not now, before, much before. Someone said, oh, your phone will be tapped. I said, I hope so they can hear what I'm saying and they reproduce it exactly. So, आप आगे बढ़ें, let's finish this. We can, let's... दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने फैजाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन इस हवाले से कानून साजी भी तो करें. कैसी कानून साजी करें, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है. जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी तो दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी. आपने भी विड्रॉ कर ली है रिव्यू पिटिशन इस मौजूदा हुकूमत में, वेरी गुड, बट लेजिस्लेशन भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें लेजिस्लेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी की लेजिस्लेशन कर दें, भाई उनको भी पता हो जाए ना. देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी देखें
अपना तरीक़ेकार, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जुडिशरी में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वकीलों में भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। कम से कम उसको पता हो जाएगा ना कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट इज अ बिगिनिंग। शुरू कर लें वहाँ से, आगाज कर लेते हैं वहाँ से। जब एक हुक्म आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि लेजिस्लेशन आप कर लें और आप फिर अपने तौर पर आपने खुद विड्रॉ भी कर लिए तो लेजिस्लेशन करिए। हम आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी लेजिस्लेशन करें, या पार्लियामान का इख्तियार है। हम तो चाह रहे हैं पार्लियामान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। जब तक पार्लियामान नहीं मजबूत बनेगी दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। जबकि आज की समाअत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्लाह के दरमियान अहम मुकालमा भी हुआ। इन द सेंस आई डोंट लाइक टू, I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. नहीं, वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं। अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है उनको एक चिट्ठी लिख दे। मैं एक मेंबर हूँ, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और 2 सीनियर चीफ जस्टिस हैं। हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है। तो बहुत अच्छा मशवरा है, अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम तो ये बातें तजवीज़ अगर उनको देना है वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें। वैसे ये जो बात आपने की ऑन अ लाइटर नोट, ये ना कहे पीपल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज। नहीं, पर रिकमेंडेशंस तो मैंने ये रिकमेंडेशन पढ़ पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि लॉ बनाओ, तो अब वो आप फैसला कर लेंगे कि भाई हमारा नहीं, ये उस काउंसिल के ऊपर पढ़ लेते हैं इसको। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर हम उनके ऑर्डर्स को, ओपिनियंस को सेट असाइड कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, तो हम उनको मशवरा कर सकते हैं। वो 189 के प्रिंसिपल देख सकते हैं, वो अब सेपरेटली बात हो सकती है उस पे। बट मैं ये पढ़ लूं। देखिए, सेटिंग असाइड इज अ सेपरेट पावर। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, आई कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ enacted by parliament. I cannot make a law. There's a big difference. इसके अलावा फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से भी क्या बात हुई, देखिए। Attorney General, adding to what my lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. As my Lord the Chief Justice said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे। कर लेना, आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद, यही तो करने बैठे हैं। कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. Sorry to say, मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूँ कि आज के बाद खत्म हो जाए। ये खत्म हो चुका है। जिस दिन मैंने ओथ लिया था, अब मुझे कहना पड़ रहा है। अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है। जैसे अतर मिनल्लाह साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था आपके ख्याल में? आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जस्टिस मंसूर अली शाह 11 मई से जा रहे हैं, आप कब तक हुकूमत की तरफ से जवाब जमा कराएंगे? जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल 7 मई की तारीख बेहतर होगी। इस दौरान हामिद खान ने कहा कि हम पहले ये कह चुके हैं कि ये मामला फुल कोर्ट सुने। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? इसके बाद बैरिस्टर एतजाज हसन ने कहा कि मुझे इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं बेंच से मुतमईन हूँ। नए कानून के बाद अब अपील का हक भी आ गया है, इसलिए दूसरा मौका मिल सकेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बड़ी मुस्बत बात की है। अदालत ने इसके बाद बार्स के नुमाइंदों को भी सुना और समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रसात मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुतालिक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम माली मामलात साफ हैं और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस बाबर सत्तार को ग्रीन कार्ड रखने समेत
किसी भी मामले पर नोटिस जारी करती है तो वो यानी अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे देंगे और जस्टिस बाबर सत्तार का दिफा करेंगे। हमने इस मामले पर मौक़िफ़ के लिए अटॉर्नी जनरल से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मगर हमारे साथ खुद असनाद मलिक साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया था। असनाद मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज की समाअत के हवाले से भी आपसे बात होगी, मगर क्या ये बात आपसे खुद अटॉर्नी जनरल ने कही है जो आपने ट्वीट की? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, मेरी बात हुई अटॉर्नी जनरल साहब से तो उन्होंने ये बड़ा वाज़े कहा कि जब जस्टिस बाबर सत्तार और वो क्योंकि लॉ फर्म इकट्ठी चला रहे थे, पार्टनर थे, तो जब उनकी नॉमिनेशन हो रही थी तो उनके सारे फाइनेंशियल अफेयर्स उनको उन्होंने एग्जामिन किया, एक एक डॉक्यूमेंट को देखा, क्योंकि उस वक्त जस्टिस काजी फैसा का केस चल रहा था। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा मोहतात थे कि कोई ऐसा मामला जिससे कोई आगे कोई मसला बने वो नहीं होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट वो कहते हैं कि मैंने खुद एग्जामिन किए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि मैंने जस्टिस बाबर सत्तार को कहा कि जो आपका ग्रीन कार्ड वाला मामला है ये भी आप अपने जो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बता दें। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है। और वो ये कह रहे थे कि अगर किसी हवाले से उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो वो रिज़ाइन करके उनका दिफा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये कैंपेन और उनकी फैमिली का डेटा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आ रहा है ये पीका लॉ की वायलेशन है। FIA को मैं ये कहूँगा कि वो इस मामले को देखें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और ये पीका का जो सेक्शन 14 है वो उस पर अट्रैक्ट होता है और इसके अलावा और भी कई सेक्शन हैं। तो वो बड़ा उन्होंने कंसर्न शो किए हैं कि इस हवाले से FIA क्यों नहीं नोटिस ले रही इस मामले पे, और मैं इस मामले में FIA को कहूँगा। तो बड़े वाज़े अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये पोजीशन आई है कि जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है जस्टिस बाबर सत्तार की वो बियॉन्ड डाउट है। और इसके अलावा उनका ये था कि लीगली कोई बार नहीं है जज के लिए ड्यूल नेशनल होना, पार्लियामेंटेरियन के लिए है। इस वक्त भी सबको पता है कि जब 2018 में साकिब निसार साहब ने ये मामला उठाया तो उस वक्त रिवील हो गया था कि सुपीरियर जुडिशरी के 2 जजेस के पास ड्यूल नेशनलिटी है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में कोई चेंजेस नहीं लाया गया कि जी फ्यूचर में कोई जज जो है वो ड्यूल नेशनल हो या ना हो। तो ये लीगली उन पे जैसे अटॉर्नी जनरल का भी ये था कि कोई बार नहीं है और जस्टिस बाबर सत्तार के पास तो ड्यूल नेशनलिटी भी नहीं है। और ग्रीन कार्ड के हवाले से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 साल के बाद जो है वो उसको ग्रीन कार्ड उनको मिला। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि उनका कि ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हो रहा है वो बड़ी ज्यादती उनके साथ हो रही है। ये बड़ी आम बात है कि अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया। आज जजेस की तरफ से भी जब ये मामला उठाया गया उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल ने 2 टोक मौक़िफ़ लिया। ज़ाहिर है हुकूमत अब तक खामोश भी है, कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जब अटॉर्नी जनरल ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत भी कोई एक्शन लेगी। जो मनफी मुहिम और गलीज़ मुहिम बाबर सत्तार साहब और उनके ख़ानदान के हवाले से चलाई गई है जैसे बाबर सत्तार, मगर साथ ही अब ये बताइएगा कि जो समाअत हुई असनाद मलिक साहब वो आज पूरे मुल्क ने देखी, साथ ही तमाम जो अदालतें हैं हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो तजावीज़ आई हैं वो वाज़े कह रही हैं कि जी ओपन सीक्रेट है कि अदालती मामलात में किस तरीके से एजेंसियों की मुदाखलत होती है। आपने साल से अदालतों को कवर किया है, इस तरीके से बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट्स के जवाब आना, नेशनल मीडिया पे उसका नशर किया जाना, फिर जजेस का इस हवाले से सवाल उठाना, आपको कम से कम एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए कि आइंदा एजेंसियों की मुदाखलत को रोका जा सके? जी शाहजेब, इस मामले में मैं सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फैसा को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग अपने दौर में जो है वो पहला इकदाम उनका ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट के केस जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट होंगे। यानी कम से कम उन्होंने जो है वो उसके बाद हर एक जो ऐसे मामला सेंसिटिव जिस हवाले से हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात नहीं करते तो वो एक चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे उस पर ओपनली डिस्कशन हो रही है और उस पर जो है वो चीज़ हर कोई देख रहा है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जहाँ तक ये मामला है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर लग रहा है तकसीम है। जस्टिस काजी फैसा इस मामले को डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं। शुरू दिन से वो नहीं चाह रहे थे कि इस मामले का सो मोटो लिया जाए। वो उन्होंने सारा ये मामला एग्जीक्यूटिव को भेजा, लेकिन इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह उस वक्त बने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने माज़रत कर ली। उसमें के बाद मजबूरन उनको सो मोटो लेना पड़ा। सो मोटो भी जिस तरीके से वो इस मामले को चलाना चाह रहे हैं वो इसमें यही ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि वो डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं कि मामला
हाई कोर्ट खुद ही सारे इकदाम कर सकती हैं, हमें कोई किसी किस्म का सिस्टम बनाने की गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए, जब भी कोई वेटिंग चीफ जस्टिस जो आगे आने वाला हो वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात होता है और वो कभी भी स्टेट फंक्शनिंग के साथ एक टेंशन या ऐसी रिमार्क नहीं देता। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज था और जो पैगाम कि जी ये जो हो रहा है ये बड़ा गलत है और अलार्मिंग है और ये क्या हो रहा है, किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का यही था कि कोई हमें सिस्टम बनाना चाहिए और इस हवाले से ताकि आइंदा कोई चीज़ ना हो सके। जस्टिस अतर मिनल्ला की अप्रोच ज़रा और ज़्यादा अग्रेसिव थी। उनके बड़े कंसर्न हैं, वो समझते हैं कि जो स्टेट के जो इदारे हैं किसी जज के खिलाफ एग्रेसिव हो जाएं और ये जब उनकी फैमिली का डेटा बाहर आ जाए तो फिर क्या किया जाए। वो इस हवाले से कोई मजीद वो समझते हैं कि हमें ठोस इकदाम करने होंगे, एक डेटर्स बनाना होगा। लेकिन शाहजेब हमें तारीख यही बताती है जब भी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में एक टेंशन रही है तो हमेशा पसपाई इस्टेब्लिशमेंट को हुई है। चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला देखें, चाहे काजी फैसल साहब का मामला देखें, इस दफ़ा तो जजेस 6 जजेस ने खत लिखा और मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया। तो इस वक्त तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हेड जो है वो चीफ जस्टिस वो तो इस मामले में मोहतात हैं, लेकिन दूसरे जजेस वो ज़्यादा बोल रहे हैं इस मामले में। और मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि उम्मीद की जा सकती है कि जब हाई कोर्ट ने सबने ही अब ये मांगा है कि कम से कम आगे के लिए एक होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, आगे के लिए एक लाएअमल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सूबोटों के नतीजे में एक कोई नतीजा ही निकलेगा नए रूल्स की सूरत में। ऐसा नहीं हो कि हाई कोर्ट के ऊपर ही मामला छोड़ दिया जाए कि जी आप निपटे, आपका मसला है। देखिए शाहजेब, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन तो बड़ी वाज़ेह है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से देखते हैं कि अब दूसरे जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला वो इस मामले को किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। गो कि वो ये नहीं चाहते, कोई जज भी नहीं चाहता कि इस मामले को प्रोब करके कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव को भी इसके चीज़ का वेलकम करना चाहिए कि हर जज चाह रहा है कि फ्यूचर के हवाले से कोई गाइडलाइन हो। तो मेरा ख्याल है कि जो बैलेंस अप्रोच है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की है। इस पे ही अगर जो है वो जजेस इत्तेफाक कर जाएं तो ठीक होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के इलाके टांग से अगवा किए गए सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत की कल अचानक रिहाई अमल में आई थी और वो बाहिफाजत अपने घर वापस पहुंच गए थे, मगर उनकी रिहाई पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई का नतीजा थी या फिर वजह कुछ और है। इस हवाले से बहुत अहम और तशवीशनाक इंकिशाफ सामने आया है जिसकी हुकूमत तरदीद कर रही है। पुलिस ने जज की बाजियाबी के हवाले से पहले बयान जारी किया था कि सिक्योरिटी इदारों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में रात को ऑपरेशन करके जज को बाजियाब कराया है और इस दौरान कुछ दहशतगर्द मारे भी गए। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सीटीडी का कहना है कि जज शाकिरुल्लाह को दहशतगर्दों ने गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया है, मगर जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने अपने वीलॉग टॉक शॉक में दावा किया है कि जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के जरिए नहीं हुई है, बल्कि मुबैना तौर पर सूबाई हुकूमत ने इसके लिए मकामी तालिबान को 5 करोड़ रुपए तावान अदा किया है। एजाज सैयद की खबर के मुताबिक जज शाकिरुल्लाह मरवत को कलदम टीटीपी ने फौजी अदालतों का जज समझकर अगवा किया था, जबकि उनकी रिहाई के लिए मरवत कबीले ने अहम किरदार अदा किया और जिले में तालिबान के मकामी सरबराह को अप्रोच करके मामला तय किए गए। अगवाकारों यानी तालिबान की जानिब से जज की रिहाई के बदले के तौर पर 7 करोड़ रुपए तावान मांगा गया, मगर फिर 5 करोड़ रुपए में मामला तय हुआ जो सूबाई हुकूमत ने अदा कर दिए और यूं जज शाकिरुल्लाह मरवत की रिहाई अमल में आई। एजाज सैयद ने मजीद इंकिशाफ किया है कि तालिबान ने हर जिले में एक सरबराह मुकर्रर किया हुआ है और तमाम जिलों में ऐसे काम कर रहे हैं, साथ ही तालिबान लोगों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। हमने इस खबर पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो वो प्रोग्राम में तो नहीं आए, मगर फिर उन्होंने कुछ ही देर पहले इस खबर की तस्दीद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और हमारे साथ भी ये पैगाम शेयर किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जज शाकिरुल्लाह मरवत की बाजियाबी के लिए कोई तावान अदा नहीं किया है। मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जज शाकिरुल्लाह मरवत की बाजियाबी हुकूमती कोशिशों का नतीजा है। सूबाई हुकूमत खबर की तरदीद कर रही है, मगर डेरा इस्माइल खान में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के एक के बाद एक वाक़यात हो रहे हैं जिनमें सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया है और एजाज सैयद की खबर के मुताबिक जज शाकिरुल्लाह मरवत को भी इस शुबे में ही अगवा किया गया था कि फौजी अदालतों के जज हैं। 18 अप्रैल को डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से 5 कस्टम इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इसके बाद 21 अप्रैल को डेरा इस्माइल खान में ही नाके पर गाड़ी में बैठे हुए कस्टम एहलकारों पर नामालूम हमलावरों ने फायरिंग कर दी और फिर फरार हो गए। फायरिंग से 3 कस्टम एहलकार मौके पर ही शहीद
शहीद हो गए जबकि 4 जख्मी हुए। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22 अप्रैल को ऑपरेशन करके 10 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि 28 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के बयान के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असला, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। मज़कूरा दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की बड़ी सरगर्मियों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। जबकि कल ISPR ने डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने का बयान जारी किया। डेरा इस्माइल खान, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आबाई इलाका भी है, वहाँ दहशतगर्दों के मजबूत होने की क्या वजूहात हैं, जज की बाजियाबी का असल मामला क्या है, पूरी सूरत पर बात करने के लिए जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कल ज़ाहिर है आपने ये मामला रिपोर्ट किया, आपने खुद अपने वीलॉग में भी कहा कि आपने बैरिस्टर सैफ साहब को भी मौक़िफ़ के लिए अप्रोच किया, मगर उस वक्त तक उनका जवाब नहीं आया था। आज उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और इसकी तरदीद की है, क्या कहिएगा? जी शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब, बैरिस्टर सैफ साहब से मैंने पहले भी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन रब्ता हमारा बाद में हुआ और उन्होंने तरदीद की। ज़ाहिर है सरकार की तर्जमानी कर रहे हैं और जो उन्होंने किया मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हकीकत ये है शाहज़ेब के खैबर पख्तूनख्वा अमली तौर पर एक गैर एलानिया जंग में है, और गैर एलानिया जंग में हम TTP का नाम तो लेते हैं, लेकिन एक नया फिनामिना भी देखने में आ रहा है, और वो नया फिनामिना बैड तालिबान के साथ साथ दोबारा गुड तालिबान की आमद है। और जितने भी मुतासरा इलाके हैं, अगर आप वहाँ के आम लोगों को लेना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि बैड तालिबान तो है ही है, यानी कि जिन्हें हम TTP कहते हैं, हमने सरकारी तौर पर उनको कालदम करार दे रखा है, उनके साथ साथ अब गुड तालिबान भी वहाँ पर आते हैं। उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो दावा ये करते हैं कि उनको सरकार की सरपरस्ती हासिल है। और ये बात शाहज़ेब ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात 20 अफराद के सामने जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ये बात कोर कमांडर पेशावर को अभी चंद दिन पहले एपेक्स कमेटी में ये बात कही है। बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने के बावजूद भत्ता देने पर मजबूर हैं अपनी ज़मीन का। उन्होंने बताया कि मेरे 16 मौज़ूआत में जो ज़मीन है, लेकिन मैं अपनी जो फसल है वो नहीं उठा सकता, क्योंकि जो मेरे मज़ारीन हैं वो बताते हैं कि 100 अफराद पर मुश्तमिल टोलियाँ आती हैं जो उनसे भत्ता लेती हैं, और वो भत्ते का पैसा काट कर इनके मज़ारीन इनको बाकी पैसे देते हैं। तो ये बात ये नहीं है कि एक जर्नलिस्ट आपको बता रहा है टीवी की स्क्रीन के ऊपर, ये बात वो है जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भरी मीटिंग में कोर कमांडर जो है पेशावर के, उनको भी बताई है। और ये कोई एक बंदे की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े सख्त परेशान हैं, और वहाँ पर जो फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो अमली तौर पर जो काम कर रही है वो CTD कर रही है या पुलिस कर रही है, लेकिन ये जो फिनोमेना है TTP एक तरफ और दूसरी तरफ ये गुड तालिबान का फिनोमेना, इसने चैलेंजेस में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है जो रियासती इदारों के ऑपरेशन की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन नज़र आती है कि जो फिर ऑपरेशन हो रहे हैं उस हवाले से, या इस वक्त कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आ रहा है? देखिए शाहज़ेब, जो नई जो फौजी क़यादत आई, जिसकी क़यादत आसिम मुनीर कर रहे थे, इन्होंने जो इन कैमरा मीटिंग हुई थी यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में भी, उसमें भी इन्होंने तालिबान के बारे में या TTP के बारे में, कालदम तहरीक तालिबान और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पर्टिकुलर, इनके बारे में बड़े खुल के मौक़िफ़ अख्तियार किया था। बल्कि इन्होंने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के ये बताया था कि ये खारजी हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो जो फर्म एक थिंकिंग थी वो तो हमें इस जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंटेरियंस को, जब इत्तेहादी हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद जो हुकूमत आई थी, तो उसमें तो हमें वो चीज़ें नज़र आई थी। लेकिन अगर आप ग्राउंड के ऊपर देखें तो ग्राउंड के ऊपर TTP जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, और ये नई चीज़ें भी आ रही हैं जो क्लेम कर रही हैं कि हम गुड तालिबान हैं। तो ग्राउंड के ऊपर किसी न किसी जगह पर शायद कोऑर्डिनेशन का फुकदान ज़रूर नज़र आता है, जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आम आदमी, मिडिल क्लास तबका, फिर सरकारी नौकरी करने वाले मतवावल लोग, उनके लिए बड़े मसले हैं। और फिर जो अहम ओहदों पर तैनात है, मिसाल के तौर पे आप ये जज शाकिरुल्लाह
कई मामला देख लें, ये भी तो इसी सारे कन्फ्यूजन का एक विक्टिम है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो विक्टिम है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि भत्ता देने पर मजबूर हैं। और भत्ता देने के बारे में तो अभी सरकारी तौर पे ये पॉलिसी भी सोची जा रही थी एपेक्स कमेटी के इजलास में कि जो बंदा भत्ता देता है तो उसके ऊपर भी जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, हालांकि वो तो ऑलरेडी विक्टिम है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि प्रॉब्लम क्या है। कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम लगती है, और शायद किसी लेवल पे किसी जगह पे अंडरस्टैंडिंग का भी कोई इशू है। बहुत शुक्रिया से तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम मसला है जो हल नहीं होकर दे रहा है, तो शायद आप ख्याल रखेंगे ब्रेक के बाद। पंजाब में किसानों से गंदम की अदम खरीदारी पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ता एहतजाज पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। किसानों और अपोजिशन के इस हवाले से एहतजाज और हुकूमत की जानिब से मुसलसल यकीन दहानी और मुशावरतों के बावजूद पंजाब की सूबाई हुकूमत इस मामले का कोई ठोस हल तजवीज़ करने में नाकाम रही है, जबकि छोटे किसानों को सब्सिडी देने के मामले पर तजावीज़ भी तय नहीं की जा सकी हैं। आज भी पंजाब काबीना में नवाज किसान कार्ड की मंजूरी दी गई, जिसमें पंजाब के छोटे किसानों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया, लेकिन यह मामला अभी तजवीज़ देने और इस पर मुशावरत के मरहले में ही है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत किसानों से 3,900 रुपये फ़ी मन सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी यकीनी नहीं बना सकी है, जिसके लिए कभी गंदम में नमी का तनासुब ज़्यादा होना, तो कभी वसाइल की कमी, तो कभी खरीदी गई गंदम को ज़ख़ीरा करने के लिए जगह ना होना करार दिया जा रहा है। जबकि किसानों का हुकूमत की जानिब से गंदम की अदम खरीदारी पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। चौधरी हसीब अनवर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब अनवर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। किस हद तक मामला हल हुआ है हुकूमत के लिए? छोटे किसानों की जो एप्लीकेशन हमें आई हैं वो तो हम एड्रेस करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब से भी बात हो रही है, उनके नुकसान को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब, आप इस इशू पे इतनी अच्छे तरीके से इसकी कवरेज कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि हुकूमत इस मसले को हल करने में संजीदा ही नहीं है, नहीं तो ये मसला इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमेशा से पंजाब फूड डिपार्टमेंट, पास्को वगैरह जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये गंदम की ख़रीदारी को इंश्योर करते हैं, एज अ थर्ड पार्टी मार्केट के अंदर रहते हैं। बेशक ये सारी की सारी गंदम नहीं ख़रीदते, लेकिन इनके मार्केट में होने की वजह से किसान को अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन इस साल पता नहीं क्यों पंजाब हुकूमत इस कदर रिलक्टेंट है मार्केट में आने से, जिसकी वजह से इस मुल्क के काश्तकार का इस कदर इस्तेसाल हो रहा है। हमने आज से 15 दिन पहले एहतजाज की कॉल दी और हुकूमत को इतना टाइम दिया कि वो अपना होमवर्क कर ले, ताकि किसी तरीके से किसान को उसकी गंदम की इमदादी कीमत जो इसी हुकूमत ने अनाउंस की है वो मिल जाए। वैसे मगर हुकूमत ये कह रही है कि अब हम लेना चाहते हैं, मगर इस बात की गारंटी दी जाए कि 10% से ज़्यादा अगर नमी होगी तो हम लेंगे और वो ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ कम होगी 10% नमी वाली जहाँ आप बताएंगे वहाँ ले लेंगे। कल बिलाल ऐसी साहब ये कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। देखें बिलाल मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी ये बात इस वक्त मानी जाए, हर पूरे पंजाब में इस वक्त बारिशें नहीं हो रही। इस टाइम रहीम यार खान की गंदम, मुल्तान की गंदम, राजनपुर की गंदम, डीजी खान की गंदम, विहाड़ी की गंदम, जिसको कटी को 15 से 20 दिन हो चुके हुए हैं, उसमें तो मॉइस्चर लेवल कम हो चुका हुआ है। ये मॉइस्चर चेक करके जिस गंदम का मॉइस्चर 10% या उससे कम है वो ख़रीद लें, जिसका मॉइस्चर ज़्यादा है उसको ये बेशक ना ख़रीदें। फिर इस बात पे कंसेंसस क्यों नहीं हो रहा? जब वो भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कम जिनमें मॉइस्चर 10% से कम है उसके लिए हम तैयार हैं, आप वो कह रहे हैं कि आप बताएं कहां से खरीदनी है, तो क्यों नहीं फिर कंसेंसस हो पा रहा है इस बात पे? ये इनकी तैयारी कहीं नजर ही नहीं आ रही। अभी तक एक बैग बारदाने का कहीं पे भी नहीं जारी किया गया। वो इजला जहां पे गंदम की कटाई को हुए आप से 15 से 20 दिन हो चुके हुए हैं, किसान अपनी गंदम रख के बैठा हुआ है। आप ये देखें कि प्राइवेट लोग जो उससे गंदम खरीद रहे हैं, क्या मॉइस्चर का मसला उनके लिए नहीं है? क्या वो उनके लिए मॉइस्चर 10% हो गई है? ये मॉइस्चर क्या सिर्फ हुकूमत के लिए 20% होगी या 10% से ज़्यादा होगी? ये हकाइक नहीं है, ये इस बात को एक नया रंग दिया जा रहा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये 6 एकड़ या 12 एकड़ के काश्तकार को बैंक ऑफ पंजाब से सब्सिडी दिलवाएंगे। क्या हुकूमत ये प्रेसिडेंट सेट करना चाह रही है कि अगर आप 6 एकड़ गंदम काश्त करें या 12 एकड़ तक गंदम काश्त करें, हुकूमत आपके साथ खड़ी है? अगर आप 12 से ज़्यादा काश्त कर रहे हैं तो हुकूमत आपके साथ नहीं खड़ी। वो किसान जिसने इस मुल्क की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को फिर यहाँ से आप मज़ीद एहतजाज की तरफ जा रहे हैं,
या मामला आपको कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस होता और हल होता नजर आ रहा है? ज़ाहिर किसान का मसला हल बहुत ज़्यादा लाजमी हल होता नजर आ रहा है। तो हमें इस वक्त किसी भी किस्म का कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आर्मी चीफ और आला अदलिया से भी अपील करूंगा कि वो इस मैटर को देखें। 65% आबादी का जो मुआशी कत्ल हो रहा है, ये एक फसल नहीं है, ये गंदम की फसल काट के किसान ने, काश्तकार ने कपास लगानी है और उसने चावल लगाना है। जब उसको फी इस फसल के अंदर 30 से 40 हज़ार का नुकसान हो जाएगा तो वो अगली फसल गाने के काबिल ही नहीं रहेगा। मैं तो बहुत अहम बात है। बहुत शुक्रिया जो जैसी बनवर साहब इस हवाले से बता रहे हैं, किसानों के मसाइल बता रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, खबरें आ रही हैं कि FBI ने टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले अफराद के मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है। लामिया के मुताबिक FBI ने 5,06,671 से ज़ायद अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदही कर ली है। 5,06,671 से ज़ायद अफराद की आमदनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के काबिल है। ये अफराद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के काबिल होने के बावजूद फाइल नहीं कर रहे हैं। ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फ़ोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक टैक्स नादहिंदगान की सिम बंद करने के लिए PTA को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम टेलीकॉम कंपनियों को भी टैक्स नादहिंदगान के मोबाइल फ़ोन सिम बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई है और उन्हें पाबंद किया गया है कि अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराएं। जबकि ज़राए के मुताबिक FBI ने टैक्स नादहिंदगान के नामों की तशहीर भी कर दी है। इन अफराद के मोबाइल फ़ोन नंबर FBI और उसके इलाकाई दफ्तर के अहकामात पर बहाल होंगे। मोबाइल फ़ोन सिम्स बंदिश के ऑर्डर की कॉपी टेलीकॉम कंपनियों और PTA को भिजवा दी गई। FBI के मुतल्लिका हुक्काम से कहा गया है कि इन अफराद के नाम वेबसाइट पर डाल दिए जाएं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक ताजी दोस्त स्कीम में नाकामी पर रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख बढ़ाने का इम्कान है। ताजी दोस्त स्कीम में ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की तादाद 200 से भी कम रही है, जबकि FBI का 5 शहरों से 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ था। आज प्रोग्राम में इत्तेजाद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।